हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज आपको मैं रिवाइज कराऊंगा चैप्टर 11 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज का एक एसएई। सर कौन सा एसएई? सर एसएई 3400। सर द एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एसएई 3400 में आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में 3 एसएई हैं, 3400, 3402, 3420। ठीक है, ये तीनों मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बट इस वाले वीडियो में आपको 3400 द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपन लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल, वेरी इजी स्टैंडर्ड है, कोई टेंशन नहीं। 2 पेजेस में मैंने अच्छे से आपके लिए इसमें प्रेजेंट कर रखा है, सारे कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ हाईलाइटेड है। मैंने नीचे मेमोरी टेक्निक्स वगैरह भी लिख लिए, तो आप वो सब अपने कॉपी और नोट्स में लिख सकते हो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 3400 किस बारे में डील करता है सर? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस स्टैंडर्ड में जो एश्योरेंस जाता है वो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस जाता है। मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस जाता है। सर मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है? आपने सुना होगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस, पूरा 100%। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन रीजनेबल एश्योरेंस, वो उससे कम होता है, एब्सोल्यूट से कम। और रीजनेबल एश्योरेंस से भी कम जो एश्योरेंस है ना, वो है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। वेरी सिंपल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई। अभी देखो, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर। जो फोरकास्ट जिसमें होता है, जिसमें हम लोग प्रोजेक्शंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बैंक से लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, वो आपसे बोलेगा कि आप पीएनएल, बैलेंस शीट और अपना कैश फ्लो जो भी है आप उसका इस साल का तो दो ही, 23, 24 का तो हमें दो ही दो। फिर आप काम करो, हमें 24, 25 का और 25, 26 का प्रोजेक्शंस दो। तो उसमें आप प्रोजेक्ट करते हो और फिर सेल्स क्या होगी, और अपना सेल्स को, बाकी ये सारे आपके एक्सपेंसेस वो सब आप इसमें प्रोजेक्शन करते हो और अपना पीएनएल, बैलेंस शीट वैसा बना के देते हो बैंक को लोन के लिए। बट वो बैंक एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिन्ड नहीं है बाय सीए, तो उस पर सीए के सिग्नेचर चाहिए होंगे। तो सीए के पास जाके अपन उसका क्या कराएंगे, उसका एग्जामिनेशन कराएंगे। देखो, एग्जामिनेशन कराएंगे, ऑडिट नहीं, एग्जामिनेशन कराएंगे। और सीए एसएई 3400 को फॉलो करके उस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करेगा और अपना एश्योरेंस देगा। वेरी सिंपल, तभी उसको बैंक एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो कोई भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन पे अगर डील करता है तो ये स्टैंडर्ड डील करता है। ये स्टैंडर्ड कौन सा है? एसएई 3400 जो एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई पे डील करता है। सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखो, कोई भी एजम्पशंस है, मतलब है तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इज अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो बेस्ड है किसी एजम्पशंस पे। सर कौन सी एजम्पशंस पे बेस्ड है? कि ये इवेंट फ्यूचर में हो सकता है, ये एक्शन एंटिटी फ्यूचर में ले सकती है। देखो, एजम्पशन अबाउट द इवेंट दैट मे अकर इन द फ्यूचर और पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे आते हैं। इसमें क्या है, एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। हाँ ठीक, अभी पीएफआई क्या है? हाईली सब्जेक्टिव है, बहुत ही सब्जेक्टिव है। हाँ सर, हाईली सब्जेक्टिव है। और ये कंसिडरेबल जजमेंट, इसमें सारा जजमेंट ही तो करते हैं कि इस बार सेल 5% बढ़ेगी, एक्सपेंसेस इतने परसेंटेज बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, ये इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। हम लोग फोरकास्ट करते हैं इसमें और प्रोजेक्शंस करते हैं, और यह दोनों भी कर सकते हैं, फोरकास्ट भी कर सकते हैं और प्रोजेक्शंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 साल का फोरकास्ट बना लिया और 5 साल का प्रोजेक्शंस बना लिया। ठीक है, वही लिखा है इसमें भी। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ फोरकास्ट क्या होता है और प्रोजेक्शंस क्या होता है। देखो, फोरकास्ट ना वेरी सिंपल, अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अपन हिस्टोरिकल ट्रेंड देख रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड, बाइंग पैटर्न देखा, सीजनल ट्रेंड देखा, और एक्स लिमिटेड के सीएफओ ने क्या किया, ये प्रिडिक्ट किया कि 5% सेल बढ़ेगी नेक्स्ट क्वार्टर में। तो इसने क्या किया, एंटिसिपेटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस किया। तो देखो, अभी अगर इन्होंने क्या लिखा है व्हाट इज फोरकास्ट में, कि यही लिखा है कि एजम्पशंस करेंगे, एजम्पशन उन इवेंट्स के जो फ्यूचर में होंगे और जो एक्शन जो मैनेजमेंट लेगी। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया सर। तो इसमें अलग क्या है, यहाँ पे भी यही पढ़ा कि एजम्पशन होंगे और एक्शंस होंगे। हाँ सर, एजम्पशंस होंगे, एक्शंस होंगे, बट इसमें बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन होगा। बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन कुछ नहीं कि वो एंटिसिपेटेड एक्सपीरियंस है, मतलब इन्होंने अपने पास के ट्रेंड्स को देखा, पैटर्न्स को देखा और उसके बाद प्रेडिक्ट किया कि ये सेल 5% नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ेगी। तो ये अपन ने कर दिया फोरकास्ट। तो सर प्रोजेक्शन क्या है? सर प्रोजेक्शन फोरकास्ट से बड़ा है। बड़ा कैसे सर? इसमें हाइपोथेटिकल एजम्पशंस भी होगा, मतलब मिक्सचर ऑफ बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल एजम्पशंस, मतलब इमेजिनेशंस भी होती है इसमें। बहुत कुछ सोचते हैं, जैसा एक स्टार्टअप करता है। सर स्टार्टअप क्या करता है, इधर देखो, बाकी ऊपर वाली लाइन देखोगे अगर आप, हाइपोथेटिकल एजम्पशंस होती है इसमें, किसके बारे में, इवेंट्स के बारे में और मैनेजमेंट के एक्शंस के बारे में।
ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया कि इवेंट्स फ्यूचर में जो होंगे और जो एक्शंस लेंगे उसके बारे में एजम्पशंस होती है। तो इसमें हाइपोथेटिकल एजम्पशन होती है और मिक्सचर होता है बेस्ट एस्टीमेट और हाइपोथेटिकल एजम्पशंस का। अब फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये जो स्टार्टअप फेज है, अगर ये स्टार्टअप फेज वाला बंदा अगर नया प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट बोले कि ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिससे नए मार्केट में घुसूंगा, नई डिमांड क्रिएट होगी और लोगों की मैं ये एक्सपेक्टेड जो भी डिमांड होगी वो फुलफिल कर दूंगा, इससे नया टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन लाऊंगा, कोई नया प्रोडक्ट बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो कितनी चीज़ें इमेजिन करेगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होंगी बहुत सारी, वो इमेजिन करेगा मेरा मार्केट का प्रोडक्ट इतने दिन में बन जाएगा और इसकी सेल ये होगी, यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा, इतना मेरा कॉस्ट बैठेगा, वो अपना कैश का प्रोजेक्शंस करेगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट करेगा, वो ऑपरेशनल आउटकम प्रोजेक्ट करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो प्रोजेक्ट करेगा ना। तो इसमें क्या होगा, बेस्ट एस्टीमेट एजम्पशंस भी करेगा, कोई बेस्ट एस्टीमेट मतलब कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेंड वगैरह भी देख लेगा और हाइपोथेटिकल एजम्पशंस भी करेगा, ये दोनों को मिला के वो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो आपको समझ गया कि प्रोजेक्शन क्या है, फोरकास्ट क्या है। ठीक है, फोरकास्ट बेसिकली बेस्ट एस्टीमेट पे और प्रोजेक्शंस में ये बेस्ट एस्टीमेट और हाइपोथेटिकल दोनों एजम्पशंस के बेसिस पे बनते हैं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, हम बनाएंगे क्या पीएफआई? हम क्यों बनाएंगे सर, हम तो बस उसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कौन बनाएगा सर? मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफआई। ठीक है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है कि आइडेंटिफाई करो और डिस्क्लोज करो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, एक्सप्लेन करो क्या बेसिस है फोरकास्ट का और जो एजम्पशंस अंडरलाइंग एजम्पशंस यूज किए वो उनके बारे में बताओ। तो एक बात बताओ सर, क्या हम लोग कौन सर, क्या हम लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट एसोसिएट कर सकते हैं पीएफआई के साथ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं क्या? एसोसिएट कर सकते हैं। अभी देखो क्लॉज 3 में लिखा हुआ था, क्लॉज 3 किस चीज़ का सर, इधर क्लॉज 3 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल अगर हमने पढ़ा होगा तो उसमें ये कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, वो जाएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब होगा? जब वो परमिट करता है अपना नाम या अपने फर्म का नाम, परमिट हिज नेम और नेम ऑफ हिज फर्म। किसमें? जैसे उसने कोई एस्टिमेट कर दिया अर्निंग का, देखो 5% अर्निंग है, अगले साल 10% अर्निंग होगी, तो उसमें उसने अपना नाम परमिट और नाम फर्म का नाम परमिट कर दिया, जो यूज हो रहा है इन कनेक्शन विद एस्टिमेट ऑफ अर्निंग। और वो अर्निंग क्या है? कंटिजेंट है। किस पे कंटिजेंट है? अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसा लग रहा है, अब जो उसने अपना नाम जिसमें दिया उसमें ऐसा लग रहा है इन अ मैनर विच मे लीड टू बिलीव, ये ऐसा बिलीव उसमें एस्टेब्लिश हो रहा है कि ही वाउचेज द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, उसको वाउच नहीं करना है फोरकास्ट, एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, जो कि ये जो फोरकास्ट बना है ये एक्यूरेट है कि नहीं है, ये प्रोजेक्शन जो बना वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो उसको नहीं करना है। वेरी सिंपल। तो वो देखो बेसिकली वो प्रिपेयर करने में मदद तो कर सकता है, प्रिपेयर करने में भी मदद कर सकता है, चाहे प्रॉफिट फोरकास्ट हो या फाइनेंशियल फोरकास्ट हो, उसको डिस्क्लोज कर देगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन सोर्स है, क्या बेसिस है, मतलब क्या एजम्पशन है, क्या क्या डिस्क्लोज करेगा। इधर मैं बताता हूँ आपको, सब डिस्क्लोज करेगा। क्या डिस्क्लोज करेगा? सब। सोर्स सर, ए फॉर एजम्पशन और बी फॉर बेसिस, सब डिस्क्लोज कर देगा, सोर्सेज, बेसिस और एजम्पशन सब डिस्क्लोज कर देगा रिपोर्ट में। बट एक ही काम की बात है, वो वाउच नहीं करेगा ये फोरकास्ट की एक्यूरेसी, वो फोरकास्ट की एक्यूरेसी नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा? अब सर वो क्या करेगा? वो एक्यूरेसी फोरकास्ट नहीं करेगा, वो एग्जामिन करके एश्योरेंस तो दे देगा कि भैया ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देगा, बट ही विल नॉट वाउच दी एक्यूरेसी, उसको एक्यूरेट है कि नहीं है, ये फोरकास्ट सही बना है कि नहीं, मतलब उसके ऊपर अपना वो नहीं देगा, क्या कि इस हिसाब से नहीं देगा जिससे ये लगे कि इसने ये क्या किया, एक्यूरेसी वाउच किया, इस सीए ने एक्यूरेसी वाउच किया। अगर वैसा लगा तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। तो अबव क्लॉज डज नॉट प्रिक्लूड नहीं करता। ठीक है, सीए फ्रॉम एसोसिएटिंग हिज नेम, वो एसोसिएट तो कर सकता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से अपना नाम, बट वो इस मैनर में नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि इसने एक्यूरेसी है ना फोरकास्ट की, वो वाउच की है, वो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ तो एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट लिखा है, तो क्या ये प्रोजेक्शंस के लिए भी अप्लाई होगा? तो देखो सेम ऑल्सो अप्लाई टू प्रोजेक्शंस, वही वाली बात लिखी है कि जो फोरकास्ट में जो ये अप्लाई होगा वही अप्लाई प्रोजेक्शंस में भी होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब बताओ सर ड्यूटीज क्या है जो मेंबर एग्जामिन कर रहा है पीएफआई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहा है, जो मेंबर एग्जामिन कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो यहाँ मैंने गलती से SAAE लिख दिया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखो ऑडिट तो है ही नहीं, ये एग्जामिनेशन है, तो इसमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करेंगे, ना कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो मैंने से AAE हो गया, तो एक ए कट जाएगा और आप इसको लिख देना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ये मेरे से गलती हुई है चैप्टर 10 और 11 में, तो जहाँ जहाँ आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस दिखे उसको आप SAE कर लेना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, अब सुनो उसको कलेक्ट करना है क्या, ड्यूटी क्या है मेंबर की जो एग्जामिन कर रहा है पीएफआई, उसकी वेरी सिंपल ड्यूटी है। देखो आपने दो एजम्पशन पढ़ी, बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन पढ़ी और हाइपोथेटिकल एजम्पशन पढ़ी ना। इधर आप नीचे आओ एक बार,
सबसे लास्ट पेज पे देखो एजम्पशन पढ़ी। एजम्पशन कौन सी थी सर? बेस्ट एस्टीमेट और हाइपोथेटिकल, दो एजम्पशन पढ़ी। बेस्ट एस्टीमेट एजम्पशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो कि पिछले पास ट्रेंड से ये हो रहा है तो वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें इमेजिन किया, ऐसा होगा वैसा होगा, अरे तो कंसिस्टेंट इमेजिन करना, हर बार अलग अलग चीज़ें मत इमेजिन कर, कंसिस्टेंट इमेजिनेशन रख अपना। हाइपोथेटिकल एजम्पशन जो भी यूज़ कर रहा है वो कंसिस्टेंट रख, तो ये यही चेक करेगा कि बेस्ट एस्टीमेट जो मैनेजमेंट ने यूज़ किया वो कंसिस्टेंट है और हाइपोथेटिकल जो यूज़ किया वो कंसिस्टेंट है। सर दूसरा वाला कैसे याद रहेगा? दूसरे वाले पे टिक लगा लो। टिक मतलब प्रॉपर्ली प्रिपेयर होगा तो हम टिक कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, किसके बेसिस पे सर? एजम्पशन के बेसिस पे, ऊपर जो एजम्पशन है उसी के बेसिस पे प्रिपेयर हुआ होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद आप सी में सीधी लाइंस खींच दो। सी में सीधी लाइन खींचना क्यों है सर? इसका मतलब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जो पीएफआई हम बना है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। किससे कंसिस्टेंट होना चाहिए सर? जो आपकी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, वेरी सिंपल। और लास्ट में लिख दो पीएनडी, मतलब प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड होना चाहिए और जितनी भी मटेरियल एजम्पशंस है, ऑल मटेरियल एजम्पशन शुड बी एडिक्वेटली डिस्क्लोज। ये सारी की सारी ड्यूटीज है जो मेंबर एग्जामिन कर रहा है पीएफआई, उसका काम क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। मेरे से मुंह से आदत हो रखी है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकलने, लेकिन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करने की, ठीक है। तो बेस्ट एस्टीमेट एजम्पशंस का वो क्या कहेगा? अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, और हाइपोथेटिकल क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट। फिर ए बी पे आप टिक कर दो, मतलब प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सी पे आप सीधी लाइन खींच दो, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और डी पे आप लिख दो कि प्रॉपर्ली प्रेजेंट, और डी से डिस्क्लोज, सिंपल, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। अब नेचर ऑफ एश्योरेंस, आप किस हिसाब का एश्योरेंस दे रहे हैं? यार एश्योरेंस जो हम लोग इसमें दे रहे हैं तो इसमें अपन ये गारंटी नहीं दे रहे, क्या गारंटी नहीं दी कि जो भी पीएफआई में रिजल्ट शोन हुआ है, मतलब हमने दिखाया कि 5% सेल बढ़ी, इतनी सेल होगी 2030 में, तो जरूरी है वही होगी, जो रिजल्ट हमने उसमें शो किया वो अचीव होगा, इसकी हम कोई गारंटी थोड़ी दे रहे हैं, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे। तो ओपिनियन एज टू वेदर द रिजल्ट शोन इन पीएफआई विल बी अचीव कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब सुनो, एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, क्या अपन एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं? हाँ सर एक्सेप्ट करते हैं, तो उस समय क्या क्या प्रिकॉशंस लें बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू एग्जामिन द पीएफआई? तो आप जब एक्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है मैं आपको याद कराता हूँ, कुछ समझाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये आपको लोन चाहिए, ठीक है, ये लोन चाहिए आपको। मिस्टर पैसे चाहिए, एक बंदा है उसको लोन चाहिए देना बैंक से, देना बैंक को बोला लोन दे, तो लोन ये किस लिए ले रहा है? तो फॉर लोन, तो ये इसका यूज हो गया, लोन मतलब इसका यूज हो गया, वेरी सिंपल। अब अगर आप यहाँ पे देखो 2023, 24, 25 ये सब क्या है? पीरियड है। और उसके बाद में अगर आप यहाँ नीचे देखो, ये आप जो प्रोजेक्शंस बना के दे रहे हो उसमें है ना, आपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेटा दिया, ठीक है, सारा आप डेटा देते हो, तो मतलब ये सारा एलिमेंट्स है जो आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो उसका एलिमेंट्स है। अब एक चीज़ और देखो सर, 5% बढ़ रहा है, 5% आपने ये एजम्पशन किया, तो उन एजम्पशन का नेचर क्या है? नेचर ऑफ एजम्पशंस क्या है? आप ऐसा याद रखना है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो जनरल है या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है? मतलब या सबके लिए, ऑल यूजर्स के लिए, कोई भी उसको देख के रेफर कर सकता है, या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आपने बैंक से लोन देने के लिए तो वो आपके लिए और बैंक के लिए रिलेवेंट है, सबके लिए आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो आपको ये सारी चीजें इधर कंसीडर करनी है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। क्या करना है? तो ऑडिटर शुड कंसीडर दीज फॉलोइंग थिंग्स, ये सारी चीजें ऑडिटर को कंसीडर करनी है। क्या? लोन चाहिए तो इंटेंडेड यूज फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है, 2023, 24, 25, 26 सबका डेटा था, तो कौन सा पीरियड कवर्ड हुआ है, ठीक है। और नेचर ऑफ एजम्पशन, क्या आपने कौन सी एजम्पशन यूज की है? बेस्ट एस्टीमेट या हाइपोथेटिकल? उसमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में बहुत सारे एलिमेंट थे, कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, तो ये सारे एलिमेंट्स। और लास्ट वाला पॉइंट था, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल के लिए या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? वेरी सिंपल, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंगेजमेंट, उससे पहले आपको ये 5 चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। देखो, इंटेंडेड यूज, आपको इधर लोन चाहिए तो इंटेंडेड यूज ये 5% बढ़ रहा है। नेचर ऑफ एजम्पशन ये 22, 23, 24, 25 ये सारा पीरियड हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल लोगों के लिए, मतलब जनरल या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वेरी। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब उस आप एक्सेप्टेंस जो भी एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट कर रहे हो, उससे पहले ये सारी प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी, वेरी सिंपल। अब अगला पॉइंट है नेचर ऑफ एश्योरेंस, नहीं ये इसको आप काट देना, इसके लिए लिख देना एग्जामिनेशन प्रोसीजर, वो इसी को रिपीट हो गया, यही वाला कॉपी पेस्ट हुआ है, तो आप इसको काट के लिख देना एग्जामिनेशन प्रोसीजर, और प्लीज चेंज कर लेना। तो जब आप डिटरमाइन करोगे, व्हेन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, तो ये सारे मैटर्स कंसीडर करने चाहिए।
सर आप जब करने जा रहे हो एग्जामिनेशन तो आपको कुछ नेचर टाइमिंग कंसीडर जब करने जा रहे हो, जब डिटरमाइन करने जा रहे हो एनटीई ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसीजर, आपको एग्जामिन तो करना है ना। ऐसे ही कौन सा एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल। तो जब आप एग्जामिनेशन का जब एनटीई डिटरमाइन करने जा रहे हो तो आपको ये 5-6 चीजें कंसीडर करनी है। फॉलोइंग मैटर शुड बी कंसीडर्ड। आपको क्या कंसीडर करना है सर, ये याद कैसे रहेगा? देखो फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कंसीडर, ये फॉलोइंग मैटर शुड बी कंसीडर। क्या कंसीडर करेंगे? एक बात अपने कॉपी में ऊपर एक बंदा बनाना ऐसा बड़ा सा, ऐसा मैनेजमेंट, फिर एक छोटा बंदा ऐसा ऑडिटर बना देना, ए लिख के ट्रायंगल बना दो, फिर ये छोटे छोटे टीम मेंबर बना दो। तो आप ऐसे लिख लेना है, मैंने तो पिक्चर डाल दी। एक तो मैनेजमेंट लिख देना, एम लिख के मैनेजमेंट लिख देना, फिर ऑडिटर का एक ट्रायंगल बना देना, छोटे छोटे ऑडिटर के ये मेंबर बना देना, ठीक है। तो पहला ऊपर वाला मैनेजमेंट है, उसके नीचे ऑडिटर और उसके नीचे मेंबर्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे जब एनटीई डिटरमाइन करेंगे, किस चीज का? सो व्हेन डिटरमाइनिंग द एनटीई ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर, जो एग्जामिनेशन हम करने जा रहे हैं उसका एनटीई नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डिटरमाइन करेंगे, तो ये सारे मैटर कंसीडर करेंगे। सारे मैटर कंसीडर कैसे करेंगे? अब सुनो, ऊपर मैनेजमेंट, नीचे ऑडिटर, उसके नीचे टीम मेंबर्स है, ठीक है। तो अब जो टीम मेंबर है उसका एक्सपीरियंस क्या है इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री के साथ, एक पॉइंट कवर्ड। जो अब आप ऑडिटर है तो इसका नॉलेज होगा ना, बहुत सारे इंगेजमेंट किए होंगे, तो इसमें इसने क्या नॉलेज ऑब्टेंड किया? नॉलेज ऑब्टेंड फ्रॉम द प्रीवियस इंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट की कंपिटेंस देखेंगे और मैनेजमेंट का जजमेंट देखेंगे। इस फोटो को दिमाग में बैठा, आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे। सर ऊपर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का कंपिटेंस, मैनेजमेंट का क्या कंपिटेंस और मैनेजमेंट क्या जजमेंट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट का कंपिटेंस और मैनेजमेंट का जजमेंट। उसके नीचे ऑडिटर है, ऑडिटर मतलब इस ऑडिटर ने क्या नॉलेज ऑब्टेन किया प्रीवियस इंगेजमेंट से, और जो टीम मेंबर है उनका एक्सपीरियंस इस धंधे के साथ और इस इंडस्ट्री के साथ। अब आपको एक दराओ, नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम प्रीवियस इंगेजमेंट ऑडिटर वाला हो गया, इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस हो गया, नीचे जो मेंबर है, और मैनेजमेंट का कंपिटेंस हो गया, और एक मैंने कहा था मैनेजमेंट का जजमेंट। तो क्या मैनेजमेंट का जजमेंट क्या? एक्सटेंड टू विच पीएफआई, जो कि पीएफआई कितना अफेक्ट होगा मैनेजमेंट के जजमेंट, कितना इफेक्ट होता है, उसका क्या एक्सटेंड है? एक्सटेंड टू विच पीएफआई मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट जजमेंट। अब आप नीचे आओ, इसके बाद में आप पीएफआई पे आ जाओ। अब अगर पीएफआई पे आप दो ही चीज देखना, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस, ये सारी आप अपने दिमाग में बना लो। ऊपर मैनेजमेंट, नीचे ऑडिटर, फिर नीचे तीन चीज, चार आपके टीम मेंबर्स, मैनेजमेंट का कंपिटेंस, मैनेजमेंट का जजमेंट, फिर बीच में जो ऑडिटर है उसका नॉलेज जो उसने ऑब्टेन किया प्रीवियस एंगेजमेंट में, और टीम मेंबर का एक्सपीरियंस जो बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ है। फिर आप एक पीएफआई बनाओ, यहाँ पे अपने नोट्स में बना लेना, ये याद रहेगा आपको। पीएफआई में मतलब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसका सोर्स क्या है और स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी किसका? एंटिटी के बिजनेस की। अब इधर आओ, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी एडिक्वेसी, उसकी रिलायबिलिटी, ठीक है, और उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस। ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है जब आप एनटीई डिटरमाइन कर रहे हो एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स में, ठीक है। वेरी सिंपल। अब आ जाओ आप नीचे, खत्म, अब आपको कुछ बचा ही नहीं है। इधर आओ, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो, अब देखो जब रिपोर्टिंग का पॉइंट आता है ना, अपने को ये पूरा का पूरा याद, मतलब ऐसा रटना नहीं है, उस इंटेंशन से मत पढ़ो सर ये सारे ए से लेके एम पॉइंट है, हम इसको ऐसे आंख बंद करके रटेंगे, नहीं रटना नहीं, इसको आप एक बार रीड करके छोड़ देना, ठीक है। तो आओ, रिपोर्ट में क्या क्या होगा? टाइटल होता है, एड्रेस ही होता है, ये तो आपको पता है, और नीचे क्या? डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस, सिग्नेचर, डीपीएस, डेट ऑफ रिपोर्ट, पी फॉर प्लेस ऑफ सिग्नेचर और सिग्नेचर। ये तीन ऊपर दो की चीजें तो हर रिपोर्ट में जाती है, आप लोग को अच्छे से पता है। और रिपोर्ट में क्या होगी? जो पीएफआई पे आपने एग्जामिनेशन किया उसमें आप रेफरेंस दो, अगर कोई ऐसे को आपने रेफर किया तो आप लिख दो रेफरेंस टू ऐसे जो एप्लीकेबल है व्हाइल एग्जामिनिंग पीएफआई, ठीक है। और ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? भैया मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीएफआई इंक्लूडिंग अंडरलाइंग एजम्पशन। हम कुछ अज्यूम नहीं किया, हम पीएफआई के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और व्हेन एप्लीकेबल आप रेफरेंस दे दो। रेफरेंस किसका दोगे? पर्पज क्या है? ये अगर रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या जनरल और रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, तो आप एक तो रेफरेंस दे दो कि पर्पज का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आप बता दो। वेरी सिंपल। एक स्टेटमेंट दे दो। एक स्टेटमेंट क्या दोगे कि ये जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स हुए इंक्लूडेड एग्जामिनेशन ऑन टेस्ट बेसिस। क्या हुआ? टेस्ट बेसिस पे हमने एग्जामिनेशन किया। वेरी सिंपल। पूरा वो थोड़ी कि आपने 100% चेकिंग थोड़ी कर। और इसमें जाता है निगेटिव एश्योरेंस। निगेटिव एश्योरेंस मतलब देखो, जो एश्योरेंस होता है ना, निगेटिव वर्डेड होता है, ये समझने वाली बात है, इसलिए समझो। निगेटिव वर्डेड होता है। निगेटिव वर्डेड मतलब जब अपना नीचे जो एश्योरेंस अपन देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि नथिंग हैज़ कम इनटू आवर अटेंशन। कोई भी ऐसा चीज़ अपने अटेंशन में नहीं आया जिससे हमें ये लगे कि जो फैक्ट्स है और जो ये है वो अलग होंगे, ठीक है, वैसा हमारे कोई चीज़ें अटेंशन में नहीं है, तो इसको निगेटिव एश्योरेंस जाता है। वेरी सिंपल। और जो ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन किस चीज़ के देते हैं कि ये जो पीएफआई बना है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हुआ है। प्रिपेयर्ड किसके बेसिस पे? जो एजम्पशन इन्होंने लिए उसके बेसिस पे। और देखो बनाया पीएफआई है, मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेसिकली बैलेंस शीट पीएनएल ही बनाया, प्रोजेक्शन बेस्ड पे बनाया, तो जो जनरल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को तो फॉलो किया होगा ना, तो इज प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस, उसको प्रेजेंट किया होगा रिलेवेंट एफआरएफ के हिसाब से। देखो जो ओपिनियन गया वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है,
मतलब ओपिनियन किस चीज़ का देंगे कि ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हुआ है जो ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन, जो एजम्पशन इन्होंने ली है, और ये प्रॉपरली प्रेजेंटेड है इन अकॉर्डेंस विद एफआरए। वेरी सिंपल। अप्रोप्रिएट केविएट दे देंगे, जो केविएट की भाई कंडीशंस लास्ट में देते हैं कि हमने इतना चेक किया, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक अप्रोप्रिएट केविएट जाता है, ठीक है। डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस और सिग्नेचर, वेरी इजी, कुछ इसमें नहीं है, याद करने मत बैठना। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इसमें निगेटिव एश्योरेंस जाता है, ठीक है, निगेटिव वर्डेड एश्योरेंस जाता है जो हमको पहले बता दिया, और इसमें हम लोग ओपिनियन देते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मतलब समझने के प्रोस्पेक्टिव के, और रेफरेंस देंगे, देखो आइडेंटिफाई कर लो पीएफआई क्या है, मतलब प्रोस्पेक्टिव कौन सी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, रेफरेंस दे देंगे। एसएसए मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, किसके लिए कि ये पीएफआई का कौन सी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है और क्या अंडरलाइंग एजम्पशन है। रेफरेंस दे देंगे, क्या पर्पज है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देंगे कि टेस्ट बेसिस पे एग्जामिनेशन हुआ है। फिर ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि नेगेटिव एश्योरेंस देना होता है इसमें, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस जाता है, और ओपिनियन जाता है जो मतलब ये बताते हैं कि ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस, और पूरा प्रेजेंटेड हुआ है कि नहीं हुआ इन अकॉर्डेंस विद एफआरए। और केविएट जाता है डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस, सिग्नेचर। वेरी सिंपल। वही 2 पॉइंट को ऊपर एक्सप्लेन किया है, एक तो ओपिनियन वाले, एक नेगेटिव एश्योरेंस वाले को, और कुछ नहीं। स्टेट दैट एनीथिंग हैज़ कम टू अटेंशन, स्टेट वेदर, क्या उनके मतलब कोई ऐसा अटेंशन में आया है, कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग हैज़ कम टू अटेंशन जिससे उसको बिलीव हो, विच कॉज देम टू बिलीव दैट द एजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर द पीएफआई, ठीक है। मैंने आपको बोला था निगेटिवली वर्डेड होगा, ठीक है, और तुम लोग लिखेंगे ना नथिंग हैज़ कम इनटू आवर अटेंशन, तो इसमें क्या है, स्टेट वेदर, क्या कोई चीज़ स्टेट वेदर एनीथिंग हैज़ कम टू अटेंशन जिनसे उनको ये बिलीव हो रहा है कि जो एजम्पशन इन्होंने यूज़ किया वो रीजनेबल बेसिस नहीं है पीएफआई बनाने के लिए, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए। एक्सप्रेस कर दो अपना ओपिनियन किस पे, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है। प्रॉपरली प्रिपेयर्ड किस पे होगा सर, प्रॉपरली, अरे भाई पेंसिल आ जा, पेन आ जा, जो भी है, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन, और ये प्रेजेंटेड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वेरी सिंपल। और एक चीज स्टेट और कर दो, क्या स्टेट कर दो कि ये जो एक्चुअल रिजल्ट आएंगे ना वो डिफरेंट होंगे पीएफआई, और हमको हमारी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम टू सेम जो हमने दिया वही रिजल्ट आएंगे। देखो एक्चुअल रिजल्ट आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम पीएफआई, जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में वो डिफरेंट ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एंटिसिपेटेड इवेंट, जरूरी थोड़ी एज एक्सपेक्टेड वैसे ही अकर करेंगे, और वेरिएशन भी हो सकता है, वेरिएशन कुड भी मटेरियल, ठीक है। और अगर आपने रेंज में डेटा दिया है, आपने ये कहा कि 5 से 10% भी हो सकता है, 10 से 15% भी हो सकता है, ऐसे रेंज में डेटा दिया, तो अगर आपने पीएफआई एक्सप्रेस किया है रेंज में, तो कोई एश्योरेंस नहीं है भाई, हमने रेंज में दे, पर ये एश्योरेंस हम ये नहीं दे रहे, ये एश्योरेंस नहीं दे रहे कि ये एक्चुअल रिजल्ट जो भी होगा इस रेंज के अंदर फॉल होगा, वो एश्योरेंस भी हम नहीं दे रहे, ठीक है। और इन केस ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हमने प्रोजेक्शन किया है और पीएफआई हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द इंटेंडेड यूज, तो जो पीएफआई जो इंटेंडेड यूज के लिए बना है, तो वो इंटेंडेड यूज के लिए ही यूज होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप यूज कर रहे हैं कोई अदर पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इसके लिए हम लोग उनको क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। उनको बोलेंगे कि ये जो पीएफआई बना है वो एजम्पशन के बेसिस पे बना है, चाहे हाइपोथेटिकल हो या बेस्ट एस्टिमेट एजम्पन पे हो, और इसका इंटेंडेड यूज ये है, इसके अलावा कोई भी अलग यूज किया तो उसके लिए हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके लिए हम लोग इनको क्या कर देंगे, क्वेश्चन कर देंगे कि शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पज अदर देन द इंटेंडेड पर्पज, जो इंटेंडेड पर्पज है उसके अलावा यूज नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब सुनो, अब इनका ओपिनियन कैसे जाता है, देखो एक तो है, इधर आओ, नीचे बनाया होगा मैंने, ये रहा है, तू भी नीचे। सर ये आप अपने कॉपी में लिख लेना, यहाँ एग्जैक्टली यहीं पे लिखना, स्पेस भी है, ये तीनों चारों पॉइंट है ना, मैं यहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आप यहाँ इसका लिख लेना, एकदम सिंपल है। इधर आओ, अगर आपने प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर किया एडिक्वेट नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे दो। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर आपको लगता है कि एडिक्वेट नहीं है तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दो। जो सिग्निफिकेंट एजम्पशंस यूज हुई है पीएफआई में वो डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, वो रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड ही नहीं कर दी फॉर दी पीएफआई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं कर रही है। सिग्निफिकेंट एजम्पशन जो आपने यूज किए एडवर्स ओपिनियन दे दो। और आपको प्रिक्लूड किया गया, मतलब आपको कोई प्रोसीजर लगाने से, एप्लीकेशन ऑफ वन और मोर प्रोसीजर्स, अगर आपको कोई प्रोसीजर्स नहीं लगाने देते तो आप डिस्क्लेमर ही दोगे ना, तो डी फॉर डिस्क्लेमर। फिर देखो इन सब तीनों में हमारे पास चॉइस है। क्वालिफाइड एडवर्स देने से पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं, एडवर्स में इससे भी पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं, और डिस्क्लेमर देने से अगर अपने पास एप्लीकेबल लॉज के हिसाब से अगर हम लोग विड्रॉल परमिटेड है तो हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको बताता हूँ, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो हुआ है वो एडिक्वेट नहीं हुआ है पीएफआई का, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। सिग्निफिकेंट एजम्पशन जो यूज हुई है रीजनेबल बेसिस नहीं दे रही पीएफआई के लिए, एडवर्स ओपिनियन दो। और जब हम लोग को एप्लीकेशन मतलब लिमिटेशन लगा दी ना स्कोप में हमारे काम में, तो एप्लीकेशन ऑफ वन और मोर प्रोसीजर लगाने से उन्होंने हमें प्रिक्लूड कर दिया, डिस्क्लेमर दे दो, बात खत्म। सर यही
सही लिखा है कि आप देखो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज नॉट एडिक्वेट, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दो, और हम लोग यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हैं, देखो विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वन और मोर सिग्निफिकेंट एजम्पशंस है, उससे आपको लगता है कि रीजनेबल बेसिस नहीं दे रही है पीएफआई के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, और विड्रॉल का ऑप्शन इसमें भी है, अगर आपको विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल कर लो, ठीक है, और करना अलाउड है तो करना। और अगर प्रिक्लूड एप्लीकेशन ऑफ वन और मोर प्रोसीजर, आपको प्रिक्लूड किया गया, आप एक अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एक या दो से ज्यादा, मतलब एक प्रोसीजर जो आपको लगाना है उससे वन या मोर प्रोसीजर्स, आपको उसका स्कोप ऑफ लिमिटेशन कर दिया, सिंपल आप काम नहीं कर पा रहे तो विड्रॉ कर सकते हो, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर विड्रॉल हो गया तो बात खत्म, और डिस्क्लेमर अगर नहीं करा तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब सुनो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वेरी लास्ट टॉपिक सुनो, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बहुत इजी है सर। अब जो आपने पीएफआई बनाई तो उसमें आपको ये देखना है, ये सारी चीजें कंसिडर करनी है कि जो प्रेजेंटेशन, एक सेकेंड भाई, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हुआ, तो जो प्रेजेंटेशन हुआ, देखो इसमें आपको कोई मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई मैंने, आपको अभी 2-3 पॉइंट पढ़ूंगा, आपको सारे याद भी हो जाएंगे, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ठीक है, याद इसकी मेमोरी टेक्निक भी नहीं है, आपको याद भी हो जाएंगे। सुनो, अगर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हुआ है तो आप ये चेक करो, जो प्रेजेंटेशन हुआ है पीएफआई का, पीएफआई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। सर ठीक है, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और मिसलीडिंग होना चाहिए। अब एक याद रखना, मैं दो वर्ड बोलूंगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, इसके साथ 1 पॉइंट फ्री, मैं बोलूंगा एजम्पशन, इसके साथ 1 पॉइंट फ्री, तो आपके 4 पॉइंट कवर हो जाएंगे। सुनो, पहला तो ये बात हो गया कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और मिसलीड नहीं करना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने यूज़ किए, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने यूज़ किए वो क्लियरली डिस्क्लोज होनी चाहिए, नोट्स जो पीएफआई के नोट्स है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नोट्स, उसमें डिस्क्लोज होना चाहिए। ओ भाई आपने चेंज किया, चेंज किस में किया, अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज किया, तो बताओ ना रीजन फॉर चेंज, क्यों चेंज किया भाई, इसका इफेक्ट क्या होगा पीएफआई पे, वो भी बताओ। अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी, मैंने बोला था एक अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके साथ 1 पॉइंट फ्री, मतलब आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज तो डिस्क्लोज करनी है नोट्स में, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो उसका आपको इफेक्ट बताना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा, वो भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। और मैंने फिर बोला था एजम्पशन, एजम्पशन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो, कहाँ पे डिस्क्लोज करोगे, जो नोट्स है पीएफआई के, इसके साथ 1 पॉइंट फ्री। फ्री क्या सर, जो आपने एजम्पशंस यूज़ की है, जो एजम्पशन यूज़ की है, चाहे वो एजम्पशन मैनेजमेंट बेस्ट एस्टीमेट एजम्पशन हो या हाइपोथेटिकल एजम्पशन हो, ठीक है, तो व्हेन एजम्पशन आर मेड इन, आर अगर मटेरियल, वो एजम्पशन मटेरियल है और ऐसी एजम्पशन है वो जिससे वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वाला केस है, तो ऐसे एजम्पशंस को भी आपको क्या करना है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है। देखो एजम्पशंस को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है, फिर उसने कह दिया जो मैनेजमेंट के बेस्ट एस्टीमेट एजम्पशन है या फिर हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, वो मटेरियल भी है और सब्जेक्ट करता है किससे, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी से, उनको भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो। हाँ सर, सबको एडिक्वेटली डिस्क्लोज ही करेंगे, इसमें और एजम्पशन को, इसने दोनों एजम्पशन को अलग कर दिया, उसके ऊपर लिख दिया कि भैया ये मटेरियल भी है और ये हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब आर सब्जेक्ट टू हाई डिग्री, वो सब्जेक्ट है, वो मतलब वो जो एजम्पशन है आर सब्जेक्ट टू हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तो आप क्या करो, उसको भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो, वेरी सिंपल। पहला पॉइंट इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी 1 पॉइंट फ्री, एक एजम्पशन 1 पॉइंट फ्री, आपके 4 पॉइंट कवर्ड, ठीक है। डेट डाल, अब एक सेकंड इसको रब कर देते और 2 पॉइंट और खत्म कर देते, डेट पे एक रेंज पे, ठीक है। जो आपने डेट जो यूज किए पीएफआई में, डेट एज ऑफ विच पीएफआई आर वाज प्रिपेयर्ड, वो डिस्क्लोज करो भैया, कौन से डेट तक का बना है, कौन से डेट तक मैनेजमेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि डेट एजम्पशन आर अप्रोप्रिएट एज ऑफ दिस डेट, मतलब उन्होंने 27-28 तक वो बनाया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रखा, तो आप बता दो डेट, जब तक ये डेट कब तक बना वो डिस्क्लोज कर दो, तो डेट ऑफ एज ऑफ विच पीएफआई वाज प्रिपेयर्ड इज डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज कर दो, और मैनेजमेंट को कंफर्म करेगा जो इस डेट तक हमने जो भी एजम्पशन यूज किए वो अप्रोप्रिएट है, बात करता हूँ। उसके बाद अगर आप कोई रेंज स्टेब्लिश कर रहे हो तो बेसिस ऑफ स्टेब्लिशिंग रेंज को भी बताओ, उसको भी इंडिकेट करो। बेसिस आपने अगर रेंज की ना कि 5 तक का 10%, 10-15%, ये जो देखो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना 5%, 10%, तो आपने ये जो भी एस्टीमेट ऑफ अर्निंग की रेंज में डिसाइड किया तो उसका बेसिस बता दो, और रेंज जो सेलेक्ट हुई है वो क्या होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, नॉट सेलेक्टेड इन बायस्ड मैनर में नहीं होनी चाहिए, बायस्ड मैनर में नहीं होनी चाहिए और मिसलीडिंग मैनर में नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल। ऊपर आओ, वापस आपको याद करा देता हूँ ये, ठीक है। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी जो है एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट और रीजन भी डिस्क्लोज करो। एजम्पशन है उसको भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो, वो एजम्पशन है कौन सी सर, हाइपोथेटिकल या बेस्ट एस्टीमेट एजम्पशन, वो मटेरियल भी है और क्या है सर, आप सब्जेक्ट टू क्या है सर, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, उसको भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो। डेट जब जहां तक की पीएफआई है उसको डिस्क्लोज करो। और अगर आप उस मैनेजमेंट को कंफर्म करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को क्या कंफर्म करने का पड़ेगा कि एजम्पशन आर अप्रोप्रिएट एज ऑफ दिस डेट, जब तक का ये अपना पीएफआई बना है। और
जो अगर आपने जो रेंज में डेटा अगर एक्सप्रेस किया तो बेसिस क्या है इस रेंज को एस्टेब्लिश करने का, और ये रेंज जो सिलेक्टेड हुई है वो बायस्ड और मिसलीडिंग मैनर में सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप ये देखो आपका पूरा कवर्ड हो गया, कुछ नहीं छूटा। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ SAE 3 PFI SAE 3400 अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से रिवाइज करना, सारे मेमोरी टेक्निक्स अपने कॉपी में ऐसे कैसे ही लिख लेना। ठीक है, आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।